करना। तो मूल रूप से यहाँ तो संप्रेषण के कार्य से हमने अग्रसारित किया। तो संप्रेषण के 4 प्रमुख कार्य हैं: सूचना प्रदान करना, सूचना का प्रसारण करना, परस्पर विश्वास द्वारा जो 2 व्यक्ति हैं यानी कि जो प्रसारक है और जो सूचना प्रापक है उन दोनों के मध्य विश्वास जागृत करना, और अंततः उस विश्वास को इस तरह से इस स्तर पर ले जाना कि दोनों में समन्वय स्थापित हो जाए और दोनों बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के जो है उन सारे व्यवधानों को दूर करते हुए एक दूसरे की बात को समझ सकें, एक दूसरे को अपने तथ्यों से अवगत करा सकें। अब आगे की बात कर रहे हैं हम संप्रेषण या संचार की प्रक्रिया। इसके ऊपर कई बार प्रश्न आते हैं, तो इस चीज को जो है थोड़ा आप जो है समझ के जहां प्रश्न हुआ आप नोट कर लीजिएगा। जब मैं पूछूं तो आप जो है मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने जो है इसे 6 जो है आयतों में जो है विभाजित करके एक चित्र द्वारा बताया है। तो इसे हम रेखा चित्र कहते हैं, जहां रेखाओं का प्रयोग करके चित्रात्मक शैली से विषय वस्तु बताई जाती है, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले जो कॉलम है उसमें लिखा संचार का स्रोत या संदेश वाहक। अब संचार का स्रोत, तो जो भी हमारे पास विषय वस्तु है वो विषय वस्तु जो है, चाहे वो शब्द है, चाहे वो जो है हमारे पास वाक्य है, चाहे विषय वस्तु का अंश है, उसे हम स्रोत या जो है उसे हम जो है संदेश कहते हैं। परंतु वो जिसके द्वारा प्रसारित किया जाना है, वो व्यक्ति अगर उसको ग्रहण कर रहा है, रख रहा है, तो उस व्यक्ति जो संदेश प्रदान करने वाला है उसको हम संदेश वाहक कहते हैं। तो पहला जो हमारा संदेश प्रक्रिया का पहला जो तत्व हुआ वो हुआ हमारे पास संचार का स्रोत। अब उसके बाद जो है हमें अगली टर्म जो लिखी है वो है एनकोडिंग। अब यहाँ पे जो है आपको इस तथ्य को जो है समझना है और मैं जो है आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब हम एनकोडिंग की बात कर रहे हैं तो एनकोडिंग जो शब्द है उसके अंदर उसको समझने के लिए सबसे पहले कि हमने कहा संदेश वाहक है। संदेश वाहक के पास क्या है? संदेश। अब संदेश जो है, संदेश का मतलब हम कक्षा कक्ष की बात करें तो विषय वस्तु है। विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को क्या करना है? उसे निर्माण करना। तो अध्यापक या संदेश वाहक जो है उस विषय वस्तु का निर्माण करता है। तो उसका कार्य भी आपको पता चल गया कि वो विषय वस्तु निर्धारित करता है कि जैसे हमने कहा संप्रेषण के कार्य, अभी हम बात करें संप्रेषण की प्रक्रिया। तो मैंने जो है इसके लिए विषय वस्तु तैयार की, फॉर्मुलेट यानी निर्माण किया। और दूसरी चीज जो है हम इसे लिखते हैं। अब लिखने को अंग्रेजी में या कंप्यूटर साइंस की भाषा में एनकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग का मतलब ही यही है कि किसी विषय वस्तु को अपने शैली के अनुसार, अपनी शब्दावली के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार और अपने विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार जब हम उसे जो है भाषाबद्ध करते हैं या लिपिबद्ध करते हैं तो उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। अब एनकोडिंग होने के बाद अगला कार्य है संदेश वाहक का, उसे प्रसारित करना। तो कक्षा में जब वो प्रसारित करता है तो प्रसारित करने के लिए कक्षा में उसके पास उसकी वाणी होती है, वो कक्षा में बोलकर उसे प्रसारित करता है। अभी भी हमारे पास हमारी वाणी है, परंतु ये गूगल मीट के माध्यम से ये जो गैजेट हम प्रयोग कर रहे हैं ये भी हमारे लिए संदेश का माध्यम बन जाता है। तो हम अगले स्तर पे जाते हैं, तीसरा चरण हमारे पास आता है कि संदेश का प्रसारण कैसे किया जाए। तो संदेश को जो प्रसारित करना है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तीसरा जो इस प्रक्रिया का चरण है वो है संदेश का माध्यम। अब सामान्यतः कक्षा कक्ष में विद्यार्थी के पास, अध्यापक के पास जो संदेश वाहक है, संदेश का जो माध्यम है वो उसकी वाणी है, उसकी आवाज है। परंतु ये जो संदेश है हमारे पास, इसके लिए हम जो है कई सारी चीजों का जो है प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है संदेश को प्रसारित करने के लिए भाषा। दूसरी चीज है उसे प्रसारित करने के लिए भाषा में आप सभी जानते हैं लिपि है, लिपि है तो चिन्ह है, चिन्ह है तो उसके अंदर जो है कई सारे जो है निशान है जिनको वो जो है प्रयोग करते हैं। दूसरा गैजेट्स, गैजेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमारा रेडियो, टीवी, कंप्यूटर जो है और इंटरनेट, इन सब की सहायता से भी हम संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। और अभी जो हमारी ये गूगल मीट की कक्षा हो रही है तो इसमें भी जो है हमारा जो ये प्रसारण है ये ऑनलाइन जो हो रहा है ये भी हमारे लिए इंटरनेट और जो है कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है। तो ये जो है हमारा माध्यम हो गया।
अब मैंने जो बोला, मैंने जो लिखा, मैंने जो निर्माण किया, मैंने जो प्रसारण किया एज ए टीचर, वो मेरे विद्यार्थी यानी आप तक पहुंच रहा है। तो आप तक जब वो प्रसारित हो रहा है तो आप उसको जो है, अब आपके पास वो आना है, तो आपका अगला काम हो जाता है डी कोडिंग। अब उसने किया था एन कोडिंग, अब डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब आप अपने अनुसार उसका अर्थापन करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेगा? अब संदेश प्राप्तकर्ता की बात हो रही है। संदेश प्राप्तकर्ता यानी विद्यार्थी। विद्यार्थी जो है वो उसको डिकोड करेगा। डिकोड में उसके क्या काम है? सबसे पहले वो संदेश को पढ़ता है, अगर लिखित है तो, और अगर मौखिक है तो उसे जो है वो अर्थापन करता है, उसकी व्याख्या करता है, अपने दिमाग और अनुभव के अनुसार, अपनी बौद्धिक स्तर के अनुसार वो उसका अर्थापन करता है। और यथापि अगर उसे कोई संदेह, संशय, दुविधा है तो वो पृष्ठ पोषण के रूप में उसे प्रसारित करता है, और अंततः संदेशवाहक पर जाकर ये हमारा जो क्रम है वो रुक जाता है। और आपने देखा कि इसमें जो है हमने तीर के निशान लगाए हैं, और वो केवल एक गामी है, द्विगामी नहीं है। तो इसका मतलब संचार जो है वो बड़े से छोटे की तरफ होता है, अनुभवी से कम अनुभवी की तरफ होता है, परंतु कभी कभी द्विगामी भी हो जाता है। तो इसलिए संचार का जो क्रम है वो साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब चक्रीय प्रक्रिया है। ये चक्रीय प्रक्रिया मतलब कि जब तक पृष्ठ पोषण के माध्यम से उस संदेश को पूरी तरह से या प्राप्तकर्ता द्वारा ग्रहण नहीं कर लिया जाता, तब तक यह प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। अतः संप्रेषण या संचार की प्रक्रिया को चक्रीय भी कहा जा सकता है। अब इन्हीं के आधार पर ही मैंने अगला जो बिंदु है, यहां तक अपेक्षा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर यदि यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप बताएं। नमस्कार सर। हाँ जी। इसमें मुझे बस एक पॉइंट पूछना है, बस एक बार एनकोडिंग का और बता देंगे सर? एनकोडिंग। हाँ जी। एनकोडिंग या डिकोडिंग बेटा? सर एनकोडिंग का आप मुझे बता दीजिए। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो डिकोडिंग है उसका मतलब ये है ना कि जो जैसे मैंने आप जो पढ़ा रहे हैं वो जो मैंने संदेश आपसे प्राप्त करा तो हमारी डिकोडिंग हो गई। जी, अब यहाँ पे ये चीज है बेटा, देखो एनकोडिंग जब करता है तो अध्यापक उसमें 3 काम करता है कि वो उस संदेश का निर्माण करता है, वो उस संदेश को लिखता है, वो उस संदेश का प्रसारण करता है। तो 3 काम हो गए एनकोडिंग में, उसका लेखन, उसका निर्माण करना और उसको प्रसारित करना। इसी प्रकार आपके लेवल पे जब विद्यार्थी उसे प्राप्त करता है तो प्राप्तकर्ता भी 3 कार्य कर रहा है। सर्वप्रथम वह उसको पढ़ रहा है अगर लिखा हुआ है, और अगर वो मौखिक है तो वो उसका अर्थ लगा रहा है, और तीसरा कार्य जो है वो भी उसे प्रसारित कर रहा है पृष्ठ पोषण के माध्यम से कि मुझे समझ आया या नहीं। आपने जो ये मुझसे प्रश्न किया ये बताता है कि हाँ आपको यहाँ पे दिक्कत थी, तो इसलिए जो है आपने मुझे प्रसारित किया और मैं जो है उसको चक्रीय प्रक्रिया के माध्यम से आपको उसे स्पष्ट कर रहा हूं। अपेक्षा करता हूं रितिका जी समझ गए होंगे आप। हाँ जी सर, धन्यवाद आपका। सर जो डिकोडिंग के बाद संदेश प्राप्त करता हुआ तो वो तो हम ही हुए ना कि हमने। हाँ जी बेटा, जी जी बिल्कुल आप ही हैं वो, परंतु ये है कि हाँ वो इसलिए लिखा हमने बाद में क्योंकि जब आप संदेश ग्रहण कर रहे हैं तो आपको प्राप्त हुआ, इसलिए संदेश प्राप्त करता बाद में लिखा गया है, बाद में लिखा गया। ओके सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, शुक्रिया। हाँ जी, ये सरस्वती का शायद म्यूट कर ले, अगर कोई प्रश्न है तो पूछे। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर ये तो 6 भाग में आपने विभक्त किया है पॉइंट्स बॉक्स करके। जो एक में है संचार का स्रोत या संदेश वाहक, उससे जुड़ा हुआ है एनकोडिंग जी। उससे जुड़ा हुआ है संदेश का माध्यम। हाँ जी। हाँ जी। तो जो पृष्ठ पोषण है वो किससे जुड़ा हुआ है, 1 पॉइंट में या 3 पॉइंट में? संदेश, हम पृष्ठ पोषण को अगर कहेंगे तो वो संदेश प्राप्तकर्ता के साथ मूलतः जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा भेजा जाएगा और संदेश वाहक को प्राप्त होगा, तो वो दोनों के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा। ये जो तीर
लगा हुआ है पृष्ठ पोषण को एक संचार का स्रोत या संदेश वाहक से पृष्ठ पोषण तक गया हुआ है, इसीलिए थोड़ी। हाँ जी बेटा, और संदेशकर्ता द्वारा संदेश वाहक तक पहुंचाए गए संशय, दुविधा, परेशानी है, इसलिए पृष्ठपोषण संदेश प्राप्तकर्ता से शुरू होता है और संदेश वाहक पे समाप्त हो जाता है। जी सर। अच्छा सर, नमस्ते। नमस्ते। चले आगे बढ़े। जी सर। चलिए अब जो है आगे उसी शीट पे रहते हैं। अभी तत्वों की बात करनी है हमें। तो तत्व जो है हमारे मूल रूप से कि जो हमारे संप्रेषण के कार्य की बात करते हैं, तो संप्रेषण की प्रक्रिया आप समझ गए। अब उसी में से हमने तत्व निकाले हैं। तो जब भी हमें संदेश को प्रसारित करना है तो सबसे पहली चीज, देखिए वो मैंने चित्र में नहीं लिखा, परंतु कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज होती है संदर्भ। जैसे कि अगर मुझे जो है परमेश जी ना कहते कि सर ये कक्षा लेनी है, तो संप्रेषण तो मैंने पहले भी पढ़ाया, मैं पढ़ाता हूं, परंतु मेरे लिए संदर्भ जानना जरूरी है कि मेरे लिए एज ए टीचर उसे कहां पढ़ाना है। क्योंकि कक्षा में मुझे इतना विस्तार से या इतनी अलग से नहीं बताना होगा, परंतु नेट की परीक्षा के लिए मुझे उसके सारे पक्षों को लेकर चलना होगा। तो इसलिए संदर्भ पता होना जरूरी है। तो संदर्भ में हम 4 बिंदुओं की बात करते हैं। पहली चीज है भौतिक। जब हम भौतिक संदर्भ की बात करते हैं तो इसका मतलब कि वो कक्षा कक्ष की बात है या कक्षा कक्ष के बाहर की बात है, वो विद्यालय की बात है या विद्यालय के बाहर की बात है। तो इसलिए पहले संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि हमें कक्षा में जब हमें किसी चीज के लिए, अब मान लीजिए मुझे कोई गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाता है, तो मैं जब अपनी कक्षा की तैयारी करता हूं तो वो अलग तरीके से होती है। परंतु अगर मैं कहीं बाहर जाके या ऑनलाइन किसी माध्यम से अपनी किसी बात को कहता हूं तो उसका थोड़ा सा स्तर और उसकी भाषा या उसके विचार या उसके तथ्य थोड़े बहुत जो है उसमें परिष्करण हो जाता है। दूसरी चीज हमने कही सामाजिक। अब सामाजिक का मतलब भी यहां समझने में हमारे लिए आवश्यक है कि जब हम सामाजिक की बात कर रहे हैं तो यहां 2 चीजें सामाजिक में आपको समझनी है कि वो जो है विद्यालय में किस तरह की परिस्थिति है कि कक्षा जो है हमारी उसमें जो है को एजुकेशन है या बॉयज का स्कूल है या गर्ल्स का स्कूल है या जो है वहां सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं या क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल है या सिखों का स्कूल है या किस तरह की वहां की व्यवस्था है या वहां सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। तो इससे भी हमारा जो संप्रेषण है वो प्रभावित होता है। तो ये संदर्भ भी संदेश वाहक को या संदेश प्रदान करने वाले को या अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी चीज कह रहे हैं हम कि मनोविज्ञान। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में यहाँ 2 चीजों से केवल आप ध्यान रखिए और उसके अलावा और किसी से नहीं। पहली चीज है औपचारिक, दूसरी है अनौपचारिक। कि हमें ये चीज देखनी है कि जैसे जिस कक्षा में मैं रोज जाता हूं, जिस कक्षा में मुझे रोज पढ़ाना है, तो वहां पे मुझे जो है किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जहां मैं कभी कभी जाता हूं वहां मुझे औपचारिकता के हिसाब से ही चलना पड़ता है। क्योंकि कोई विद्यार्थी कहेगा सर ये तो हो चुका है, ये तो पढ़ाया जा चुका है, ये पहले से बता दिया गया है। तो इसलिए वहां आपका बनता है कि आप पहले पूछें कि कितना आपने पढ़ लिया, कितना आपको और पढ़ने की आवश्यकता है, मैं कहां से शुरू करूं, या कक्षा में जाने से पहले भी आप इस संदर्भ को पूछ सकते हैं। चौथी चीज और इंपॉर्टेंट, वो कहा हमने समय। ये बहुत जरूरी है कि जो है हमें समय का भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय का मतलब यहां 2 चीजों से है, दिन का समय या रात का समय, और दूसरा उसकी अवधि। क्योंकि मनुष्य जो है, जो रिसर्चेज कहती हैं, जो अनुसंधान कहते हैं, और हम भी अनुभव करते हैं, आप सभी भी जानते ही होंगे कि दिन के समय जो संप्रेषण किया जाता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, और जो रात्रि के समय संप्रेषण किया जाता है वो उसमें जो है थोड़ी सी जो है स्पष्टता या उसकी जो विशिष्टता है थोड़ा सा जो है उसमें कमी होती है। दूसरा कि वो जो समय है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है या टाइम टेबल से अलग है, और साथ ही साथ जो है वो समय की अवधि कितनी है, वो 40 मिनट है, 50 मिनट है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है। तो वो संदेशकर्ता को पहले हो तो वो अपने संदेश को उसी हिसाब से उसका निर्माण कर सकता है, लिख सकता है और प्रसारित करता है, ताकि जो है वो विद्यार्थियों के लिए भी सहज हो जाए। अपेक्षा करता हूं ये बिंदु आपको समझ आ गया होगा। आगे जो हम दूसरे तत्व की बात करते हैं, स्रोत। ऊपर जो पहला पॉइंट था संप्रेषण प्रक्रिया में वो वहां पर है
क्योंकि स्रोत पर पहुंचने से पहले संदर्भ पता होना चाहिए, तो इसलिए वो प्रक्रिया में नहीं आएगा, वो विचार की प्रस्तुति है। तो स्रोत मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी संदेश है, वो जो भी विषय वस्तु है, वो स्रोत है। अब उस स्रोत को हम विषय वस्तु के रूप में, संदेश के रूप में बनाएंगे। अब संदेश में बनाने के लिए जो हमारे पास तरीका है, उस संदेश के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मैं चार्ट बनाऊं, मॉडल बनाऊं, पीपीटी बनाऊं, या जो है पोस्टर के माध्यम से बताऊं, या जो है कोई प्रक्षेपक यंत्र का प्रयोग करूंगा तो मैं उसके लिए कोई स्लाइड बनाऊं, या कोई ट्रांसपेरेंसी बनाऊं। तो वो जो है हमें उसको, संदेश को बनाते समय ध्यान रखना है। तो जब आप संदेश का निर्माण कर रहे हैं तो उसी समय आपको माध्यम का भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्लाइड बना रहे हैं तो प्रोजेक्टर होना चाहिए। अगर आप जो है लिखित संदेश बना रहे हैं तो उसके चिपकाने की, प्रस्तुत करने की पूरी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप जो है उसे ऑनलाइन माध्यम से बता रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो माध्यम भी आपके पास होना चाहिए। और जब आपके पास संदेश और माध्यम हो गया तो अब आप जो है निश्चिंत हो गए। अब आप उस संदेश को अच्छे से प्रतीकों का, जो भी उसके लिए उपयुक्त भाषा है, जो भी उसके लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करते हुए एनकोड करते हैं। एनकोड का मतलब फिर जो संदेश वाहक है, जो अध्यापक है, वो जो है उस संदेश का निर्माण करता है, उस संदेश को लिखता है, उस संदेश का प्रसारण करता है। तो ये तीनों ही कार्य जो है एनकोडिंग के अंतर्गत संदेश वाहक द्वारा किए जाते हैं। उसके पश्चात जो अगला काम है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब उस संदेश का अर्थ लगाना। लिखा है तो पढ़कर, मौखिक है तो सुनकर, और अगर दोनों ही हैं दृश्य श्रव्य के माध्यम से, यानी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो आप पढ़ भी पा रहे होंगे और शायद मुझे सुन भी पा रहे होंगे, तो आप जो है उसे मौखिक एवं लिखित यानी दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों ही है आपके पास, तो आप सुनकर और लिखकर डिकोड कर रहे होंगे, जिससे सुनकर और देखकर डिकोड कर रहे होंगे, जिससे कि आपको संदेश प्राप्त हो। अंततः आप उसे प्राप्त कर रहे हैं तो संदेश प्राप्त करता आप जो है ग्रहण करता हो जाते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है, उस समस्या से आप अपने संदेश वाहक को अवगत कराते हैं और वो उसके अनुसार फिर अपनी एनकोडिंग में, संदेश के माध्यम में, डिकोडिंग में, संदेश में कोई चेंज करता है। तो इस प्रकार ये चक्रीय प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस प्रकार ये तत्व हैं। यहाँ इन तत्वों के विषय में अगर आपको कोई संशय है, कोई परेशानी या कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। प्रणाम सर। हाँ, शालिनी बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ, जो आपने स्रोत बताया था, तो जैसे अध्यापक संदेश को किस माध्यम से देगा, आपने बताया प्रोजेक्टर वगैरह स्रोत में वो आता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अध्यापक संदेश दे रहा है, उसके लिए जो संदर्भ ग्रहण करेगा, किस पुस्तक से किया, किस जगह से किया, ऐसा नहीं हो सकता स्रोत में? देखिए, यहाँ जो स्रोत है, स्रोत का मतलब आप ये ध्यान रखें, अध्यापक की जो विषय वस्तु है वो स्रोत है। उस स्रोत को कैसे पहुंचाया जाना है विद्यार्थी तक, उसके लिए माध्यम का प्रयोग होगा। तो जो आप संदर्भ ग्रंथ में संदर्भ ले रहे हैं, यहाँ उस संदर्भ की बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जो संप्रेषण हमें करना है उसके संदर्भ की बात कर रहे हैं। जो किताब वाला संदर्भ आप अभी मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है। स्रोत मतलब विषय वस्तु और माध्यम मतलब उस विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का माध्यम, कि वो पीपीटी है, प्रोजेक्टर है, क्या है वो। जी, थैंक यू सर। ओके। और कोई, किसी को कोई प्रश्न? आगे बढ़े। चलिए आगे जो है, आगे हम अगली शीट पे जाते हैं। अब हमें संप्रेषण और संचार के प्रकारों की बात करनी है। यहां आपको ये समझना है, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम संप्रेषण ना रख के संचार लिखा गया है। तो जब हम संचार कहते हैं तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम जब उपयोग के आधार पर संचार या संप्रेषण की बात करते हैं तो दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं, शैक्षिक एवं लोक संचार।
जब हम शैक्षिक की बात करते हैं तो शैक्षिक का मतलब है एजुकेशनल, एजुकेशनल का मतलब विद्यालय या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्या, जहां कहीं पे भी शिक्षण कार्य होता है वहां पर होने वाला संप्रेषण। तो मूलतः कक्षा कक्ष की बात इसमें आती है। तो शैक्षिक संप्रेषण की जब भी हम बात करते हैं तो हम कक्षा कक्ष के संप्रेषण की बात करते हैं, जो अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के मध्य किसी निश्चित विषय वस्तु को निश्चित अवधि के लिए समझाने में या उसे संपादित करने में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसे हम संचार संप्रेषण का शैक्षिक संप्रेषण कह सकते हैं। दूसरा है लोक संचार संप्रेषण या कि लोक संचार या संप्रेषण की जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजी शब्द इसके लिए होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। तो जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, तो शैक्षिक के भीतर जितना भी कम्युनिकेशन हो उसे हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहां कक्षा कक्ष के अतिरिक्त अगर विद्यालय में और कोई संप्रेषण होता है तो वो भी लोक संचार संप्रेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर हमारे डीन या हेड या हमारे प्रिंसिपल या हमारे जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी वो कोई सर्कुलर या जो है कोई नोटिस हम तक पहुंचाते हैं या कोई सूचना हम तक पहुंचाते हैं और उसे किसी निश्चित अवधि में प्राप्त करने का भेजने के लिए हमें इंगित करते हैं, तो इस प्रकार के जो संचार या संप्रेषण होते हैं उन्हें हम लोक संचार के अंतर्गत रखते हैं। यहां आपको स्पष्ट कर दूं, ये भी जो है 3 प्रकार का जो है होता है। ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, क्योंकि कई बार फोन से भी आपको कह देते हैं, आजकल ईमेल से भी आपको काम करना पड़ रहा होगा, जो लोग घर पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो इस तरह से जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्ध्वगामी, वर्टिकल। तो ऊर्ध्वगामी जो होता है वो नीचे के अधिकारी से ऊपर के अधिकारी तक जो संप्रेषण या संचार किया जाता है तो होता है, मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं और अध्यापक को वीसी साहब से विश्वविद्यालय में या जो है महाविद्यालय में वहां के प्राचार्य से, और अगर कोई जो है स्कूल है तो वहां के जो है प्राचार्य से या हेडमास्टर से जो है कोई छुट्टी लेनी है या कोई एप्लीकेशन देनी है तो वो ऊर्ध्वगामी होता है। उसको जो है हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब जो इसको हम जनरली बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन भी कह देते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसी प्रकार एक जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ, कि हमारे जो निर्देश आते हैं, आदेश आते हैं, वो हमें अनुपालन करना होता है। तो बड़े अधिकारी द्वारा या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हम तक, रजिस्ट्रार द्वारा या वीसी द्वारा या प्रधानाचार्य द्वारा या किसी बोर्ड द्वारा स्कूल या कॉलेज में जो आदेश आते हैं उनको हम जो है लोक संचार के अंतर्गत हम जो है टॉप टू बॉटम जो के अंतर्गत रखते हैं, उसे हम जो है अधोगामी जो है लोक संचार के अंतर्गत रखते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम समकक्ष होते हैं, हमें आपस में कई बार जो है कोई किसी पोस्ट पे आपको कोई जो है अतिरिक्त अधिभार दे दिया जाता है और आप जो है वहां कहीं कार्यरत हैं या आपस में आपको जो है कोई कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो उसके अंतर्गत जो हमारे समकक्ष हैं, जो समतुल्य हैं, जो हमारे पद के में समान हैं, उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो जो है समस्तरीय संचार के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत जो है हम उसे समस्तरीय या जो है इक्वल लेवल कम्युनिकेशन के अंतर्गत कहते हैं। तो जो है उसको हम जो है इसमें रखते हैं। तो ये जो है प्रकार हुआ। दूसरा कि प्रयुक्त माध्यम के आधार पर, तो पहला जो हमने संचार के प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा वो था उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर अगर कक्षा कक्ष में है तो शैक्षिक, कक्षा कक्ष के अतिरिक्त है तो वो लोक संचार के अंतर्गत। लोक संचार के भी 3 प्रकार मैंने आपको बताए, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, समगामी। अब इसके बाद जो है हमारे पास प्रयुक्त माध्यम के आधार पर जो है हमारा संप्रेषण या संचार वो 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक या अशाब्दिक। तो जो शाब्दिक की जब हम बात करते हैं तो शाब्दिक भी फिर से हम उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया, मौखिक, लिखित। तो शाब्दिक का मतलब सीधा पता चल रहा है जहां संप्रेषण के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जहां भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से संप्रेषण हो रहा है, उसे हम शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। अब इसके लिए जो है 2 प्रकार से हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, मौखिक एवं लिखित। मौखिक
जिसमें जो है हम बोलकर अपनी बातों को बताते हैं, और जो है लिखित, जिसमें हम जो है लिखित माध्यम से बताते हैं। अब यहाँ मैं जो अभी आपके साथ संप्रेषण कर रहा हूं तो वो दोनों हैं। लिखित आपके समक्ष है, आप उसे देख रहे हैं, आप अपनी जो है दृश्य इंद्रिय द्वारा उसका परसेप्शन ले रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुन रहे हैं। अपनी श्रवण इंद्रिय द्वारा जो है आप उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, और उस प्रत्यक्षीकरण की सहायता से आप उसका अर्थापन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप डिकोडिंग के लिए अपनी आंखों और अपने कानों, यानी अपनी श्रव्य और दृश्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रयुक्त माध्यम के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अशाब्दिक। नाम ही बता रहा है आपको कि जहां शब्दों का प्रयोग नहीं है, केवल संकेतों का या केवल कुछ जो है चिन्हों का प्रयोग है, तो उसमें सबसे पहली चीज है वाणी का संकेत। तो वाणी के भी संकेत होते हैं, तो जो है उसमें तेज आवाज में कुछ कहना या जो है शब्दों का जहां प्रयोग ना हो, तो वहां पे जो है वाणी संकेतों को जो है हम प्रयोग लाते हैं। सामान्यतः सीटी बजाना भी जो है उसको भी जो है आप कह सकते हैं कि वो वाणी का संकेत है, या जो है कुछ आप बोले और उससे सामने वाला उसका वही अर्थ लगा ले जो क्यों पहले आपने एक दूसरे को समझा रखे हो, तो जो है वो वाणी संकेत वहां पे जो है प्रयोग होते हैं। नेत्र संपर्क की बात कर रहे हैं हम, आई कॉन्टेक्ट अंग्रेजी में शब्द होता है इसके लिए, और हाव भाव यानी जेस्चर्स। तो इसलिए हमारे हाव भाव यानी चेहरे के भाव, आंखों के भाव जब मिलते हैं तो अंग्रेजी में शब्द बनता है हाव भाव, जिसको हम कहते हैं भाव भंगिमा, या जिसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं जेस्चर्स। तो वो भी जो है एक तरीका है। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जीभ दिखाना जो है वो अच्छी परंपरा नहीं है, उसको हम जो है गलत समझते हैं या संस्कार में नहीं मानते हैं। तो जबकि जो है पोलैंड में अगर आप जाएंगे तो वहां अभिवादन करने का तरीका ही जीभ दिखाकर होता है, तो वो जो है जीवा दिखाकर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, तो इससे एक दूसरे को जो है, तो परंतु पोलैंड में जो हाव भाव का तरीका है वो भारत में स्वीकार्य नहीं है, तो इसलिए ये जो है स्थान विशेष के हिसाब से भी हो सकते हैं। स्पर्श संपर्क, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए ऊपर जो हमने हाव भाव नेत्र संपर्क कहा, तो आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों में भी विशिष्टता होती है। अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी, अलग अलग प्रकार की जो है योग्यताओं वाले विद्यार्थी हमारी कक्षाओं में होते हैं, और आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का जमाना है, जहां पर जो है हम सभी के लिए जो है समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। और जो 2010 में जो हमारा एजुकेशन बिल आया, उसके अंतर्गत जो है हमारा शिक्षा का अधिकार पारित हुआ, उसके अंतर्गत उसमें एक रूल है, एक नियम है कि हम किसी को भी किसी अयोग्यता के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते किसी विद्यालय में। तो इसलिए जो है जो बच्चा मूक है, बधिर है या जो है नेत्रहीन है, तो वहां ये अशाब्दिक माध्यम जो होते हैं वो बड़े जो है सार्थक होते हैं। जैसे कि जो है व्यक्ति देख सकता है परंतु सुन नहीं सकता है, तो वहां जो है हम संकेतों का प्रयोग करके उसको जो है वहां बता सकते हैं। और जहां व्यक्ति सुन सकता है, बोल सकता है परंतु देख नहीं सकता, तो वहां स्पर्श संपर्क द्वारा ब्रेल जो लिपि है, जिसको आप सभी जानते भी होंगे, नेत्रहीन लोग जिसके द्वारा पढ़ाई करते हैं, जिस लिपि का प्रयोग करके या जिस भाषा का प्रयोग करके उसे हम ब्रेल लिपि का जो है प्रयोग कहते हैं, तो उसके लिए वो जो है स्पर्श संपर्क द्वारा अपनी उंगलियों से टच करके अक्षरों को पहचानते हैं कि वो ए है, बी है या सी है या डी है। इसी प्रकार जो है एक मोर्स कोड भाषा होती है। पहले जो है टेलीग्राम जो होता था वो मोर्स कोड के माध्यम से होता था, उसके द्वारा जो है शब्द निर्धारित थे, तो वो भी संप्रेषण का एक माध्यम था। तो जिसमें कम से कम शब्दों में जो है ज्यादा से ज्यादा बात कहना जो है प्रभावी नियम होता था उसका। अब जो है यहाँ अगली बात हम कर रहे हैं संप्रेषण के माध्यम। तो यहाँ तक अगर संचार के संप्रेषण के वर्गीकरण में अगर कोई आपको जो है प्रश्न है या दुविधा है या यहाँ तक कोई जो है चीज आपको समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो है हम संप्रेषण माध्यम पर बढ़ेंगे। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, ये जो लोक संचार है इसके भी 3 पार्ट हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 3 पार्ट आप उसे कह सकते हैं जो मैंने आपको बताए, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, समगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब जो नीचे वाले अधिकारी से ऊपर वाले अधिकारी तक जाता है,
और जो अधोगामी है वो ऊपर के अधिकारियों से नीचे के व्यक्तियों तक आता है, और जो समगामी है वो समकक्ष लोगों द्वारा एक दूसरे के साथ जो संप्रेषण किया जाता है उसे हम समगामी संप्रेषण कहते हैं। ओके सर, और सर शैक्षिक के भी पार्ट है क्या? शैक्षिक को बोलता हम जो है शैक्षिक में जहां कहीं पे भी होगा वो कक्षा कक्ष की बात है या अध्यापक और विद्यार्थी की बात है, तो कक्षा के बाहर भी अगर हमारी कक्षा हो रही है तो उसे हम शैक्षिक के अंतर्गत ही रखेंगे। ओके सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर ये जो ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और समगामी है, थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल में समझा दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, जब हम अधोगामी की बात कह रहे हैं तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था, फिर से स्पष्ट कर दूं कि जब हम अधोगामी कह रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर का जो अधिकारी है, तो आप विद्यालय की बात करके लेके चलते हैं तो प्रधानाचार्य से जो उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य से अध्यापक, अध्यापक से जो है क्लर्क, क्लर्क से जो है पियोन, तो उनसे जो भी किसी भी से किसी तक, जो बड़े से छोटे तक जो भी संप्रेषण होगा उसे हम अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि अगर हमारा अधिकारी हमें कहता है कि आप ये रिपोर्ट भर के दीजिए, तो वो लिखित में हमारे पास आया और हमें भर के देनी है, तो वो अधोगामी संप्रेषण का प्रकार माना जाएगा, परंतु वो लिखित होगा। और अगर हमारा जो अधिकारी है वो हमें कहता है कि वो प्रोफॉर्मा पिछली बार दिया गया था, फोन करके हमें कह देते हैं, तो वो मौखिक होगा, तो भी वो अधोगामी होगा। और जो ऊर्ध्वगामी की बात करते हैं तो ऊर्ध्वगामी का मतलब हुआ कि जो नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल। तो जो भी पियोन से अध्यापक, क्लर्क, क्लर्क से अध्यापक, अध्यापक से उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य, तो जो है चाहे वो छुट्टी लेनी हो, चाहे किसी कार्य को संपादित करना हो, या किसी जो है अधिकारी से कोई जो है कार्य से संबंधित कोई जो है उनसे लिखित संप्रेषण करना हो, तो वो सारा जो है ऊर्ध्वगामी के अंतर्गत आता है। और समगामी का मतलब होता है कि अगर मैं हूं और मेरा एक मित्र है जो हम दोनों साथ कार्य करते हैं, परंतु किसी चार्ज में उनको जो है कोई कार्य दे दिया गया है, तो वो उस कार्य में वो जो है संलग्न है, तो उस कार्य में मुझे उनसे कोई अनुमति चाहिए या कोई कार्य कराना है, परंतु अभी पद के अनुसार उनसे मुझे अनुमति लेनी होगी, तो जो है मैं उनके साथ जो पत्राचार करूंगा या जो लिखित में करूंगा। जैसे मान लीजिए स्कूल में एजुकेशन टेक्नोलॉजी की लैब है, उसमें कंप्यूटर है और मुझे कंप्यूटर की कक्षा करानी है, परंतु वो जो व्यक्ति है कंप्यूटर का इंचार्ज है, वो जो है मेरे समकक्ष हैं, वो भी अध्यापक है, मैं भी अध्यापक हूं, तो इसलिए मुझे जो उनके साथ जो अनुमति लेने का कार्य करना है, चाहे वो रजिस्टर से ही सही, इस प्रकार का जो अनुमति है उसे हम समगामी यानी समान कक्ष, समकक्ष लोगों के मध्य जो संचार या कम्युनिकेशन होता है उसको जो है हम इसके अंतर्गत रखते हैं, समगामी। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, चलें आगे बढ़ें या कोई और किसी को प्रश्न है? चलिए अब हम बात करते हैं संप्रेषण माध्यम की। तो अभी तक हमने जो बात की थी, तो जो है इसको थोड़ा सा और जो है जूम कर दें तो ज्यादा जो है स्पष्ट आपको दिखाई देगा, अपेक्षा करता हूं। तो हम संप्रेषण माध्यम की बात कर रहे हैं। तो संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत जो है हम बात कर रहे हैं, दो जो है माध्यम हमारे पास मूलतः होते हैं। पहला है मुद्रित, दूसरा है अमुद्रित। तो जब हम मुद्रित की बात करते हैं तो मुद्रित जैसा कि आप जानते ही हैं अंग्रेजी में शब्द होता है प्रिंटेड, और अमुद्रित की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब नॉन प्रिंटेड। अब मुद्रित में अब यहां पे ये चीज आगे बढ़ने से पहले समझिएगा कि अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय जो भी विषय वस्तु उसके पास है, उसका एनकोडिंग यानी उसका लेखन करने के पश्चात, उसका निर्माण करने के पश्चात वो माध्यम पे भी ध्यान देता है, क्योंकि माध्यम का ध्यान रखे बिना हम कुछ भी निर्माण करते हैं तो उसका संप्रेषण करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए माध्यम का ध्यान रखना भी एक अच्छे संप्रेषण के लिए अत्यंत आवश्यक एवं अपरिहार्य है। तो इसलिए एक अध्यापक के लिए या एक संप्रेषणकर्ता के लिए संप्रेषण माध्यम का ज्ञान रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए ही संदेश को एनकोड करना चाहिए, ताकि उसका परिश्रम जो है व्यर्थ ना जाए। तो इसलिए संप्रेषण माध्यम की हम बात करें तो दो तरह के जो है हमारे पास जो है माध्यम को हमने वर्गीकृत किया, मुद्रित, अमुद्रित।
तो हम जो है अभी मुद्रित पे पहले बात करते हैं, फिर अमुद्रित पे आएंगे। कि जो संप्रेषण माध्यम में मुद्रित है हमारे पास, मुद्रित में हमारे पास है स्व अनुदेशित सामग्री, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अंग्रेजी में शब्द आता है सिम, तो कई बार नेट में प्रश्न आ जाता है कि सिम की फुल फॉर्म क्या है, तो कहीं आप मोबाइल वाला सिम समझें, वो नहीं है ये। तो यहाँ पे जो सिम है उसका मतलब है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्व अनुदेशित सामग्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश की जनसंख्या के हिसाब से या अभी लोगों के कार्य संपादन के हिसाब से सभी को विद्यालयों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एडमिशन देकर सामान्य कक्ष में पढ़ाया जाना संभव नहीं है। तो इसलिए उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। तो इसलिए उस शिक्षा को देने के लिए हम डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, या जो है हम ओपन एजुकेशन, और आजकल तो जो है ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात हम करते हैं, या आने वाले समय में हम आभासी शिक्षा, वर्चुअल एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये सारे जो क्रम हैं, ये स्व अनुदेशित सामग्री के द्वारा ही संपादित किए जा सकते हैं। तो इसलिए आप में से अगर किसी ने इग्नू से, या जो है कोटा ओपन विश्वविद्यालय से, या कर्नाटका जो है खुला विश्वविद्यालय से, या जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी से, या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है, तो आप जब भी वो कोर्स करते हैं तो उस कोर्स को जो है करने के लिए आपके लिए जरूरी होता है कि वो आपको विषय वस्तु देते हैं। तो जो विषय वस्तु वो प्रदान कर रहे हैं उसे हम स्व अनुदेशित सामग्री कहते हैं। इसको जो है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हम प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल भी कह देते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे अंशों में विषय वस्तु को जो है संपादित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। विद्यार्थी उसे पढ़ता है, उससे संबंधित प्रश्न भी उसके नीचे लिख दिए जाते हैं, और कई विश्वविद्यालयों में उसके उत्तर भी नीचे लिख दिए जाते हैं, और कई जगह जो है पहले खाली स्थान दिया जाता है कि विद्यार्थी स्वयं लिखने का प्रयास करे, और अपने उत्तर का मिलान करने के लिए पीछे उत्तर दे दिए जाते हैं, वो उससे उत्तर का मिलान कर सकता है। तो इस तरह की जो सामग्री है उसे हम स्व अनुदेशित सामग्री कहते हैं। ये मुद्रित है। जो स्व अनुदेशित सामग्री है वो फेस टू फेस में भी प्रयोग की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हो सकती। किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए अध्यापक उसका भी कक्षा में प्रयोग कर सकता है, परंतु मुख्यतः, सामान्यतः, मूलतः वो जो है जब हम फेस टू फेस में नहीं होते हैं वहां वो ज्यादा लाभदायक होती है कि बिना अध्यापक की उपस्थिति के अध्यापक पढ़ रहा है। तो ये एकलव्य मॉडल ऑफ लर्निंग आप इसे कह सकते हैं कि जहां अध्यापक नहीं है परंतु विषय वस्तु जो है विद्यार्थी सीखना चाहता है, तो वो विषय वस्तु उसके लिए गुरु बन जाती है और वो उसे सिखाती है। तो इस प्रकार की सामग्री को हम स्व अनुदेशित सामग्री कहते हैं। दूसरा कि मुद्रित में स्व अनुदेशित के अलावा हमने रखा अन्य। अन्य में कि कई बार जो होता है कक्षा में सामाजिक विज्ञान है, मुझे पढ़ाना है, कोई लेख बहुत अच्छा आया उसमें जो है समाचार पत्र में, तो मैं उसे सामग्री बनाकर कक्षा में माध्यम बनाकर प्रयोग में ला सकता हूं। तो जो है समाचार पत्र में हिंदी का है, अंग्रेजी का है, या किसी भाषा का है, या विज्ञान का कुछ उसमें अच्छा आया हुआ है, तो हम उस विषय वस्तु को जो है कक्षा में संप्रेषित कर सकते हैं, तो वो हमारा माध्यम बन जाता है। तो अन्य में हमने मुद्रित के अंतर्गत सबसे पहले बात की समाचार पत्र। दूसरी चीज हमने कहा शोध जर्नल। आप सभी जानते हैं शोध पत्रिकाएं होती हैं, अंग्रेजी में जर्नल शब्द है। तो जो है यहाँ पे रिसर्च जर्नल्स जो होते हैं उसको जो है हम पत्रिका कह देते हैं, परंतु पत्रिका शब्द मैगजीन के लिए होता है, तो जर्नल के लिए मुझे शुद्ध हिंदी शब्द जो है जच नहीं रहा था कोई, तो इसलिए मैंने उसे जर्नल ही लिखा। तो शोध जर्नल जो होते हैं जहां जो है शोध के माध्यम से अगर उसमें कोई शोध आया है और उसको हम अपनी कक्षा में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो शोध की जो पुस्तक है, शोध का जो जर्नल है, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो मुद्रित होती है तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात है वर्कबुक। वर्कबुक जैसा कि नाम बता रहे हैं आपको, कार्य पुस्तक हिंदी में आप कहना चाहें तो, परंतु जो है वर्कबुक का मतलब जहां कहीं कुछ कौशल सिखाने होते हैं, उन कौशलों को सिखाने के लिए कक्षा में पाठ्य पुस्तक के साथ एक वर्कबुक भी लगा दी जाती है। तो जो काम कक्षा में होता है उससे संबंधित कौशल संबंधित कार्य वो उसमें करता है। तो जैसे कि अगर हम कहें तो हिंदी अंग्रेजी भाषा में हम प्रयोग करें, तो अगर हमने जो है बच्चे को बहुवचन के बारे में या जो है वचन के बारे में पढ़ाया या लिंग के बारे में पढ़ाया, तो हम वर्कबुक में उससे संबंधित वचन बदलो या लिंग बदलो का कार्य जो है उसमें अगर छोटी कक्षा है तो चित्रों के माध्यम से, और बड़ी कक्षा है तो लिखित सामग्री के माध्यम से विद्यार्थी को दे सकते हैं। तो उसको हम वर्कबुक के द्वारा जो है अपनी कक्षा में संप्रेषण हेतु एक माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।
इसके बाद शब्दकोश। अब कई लोग कहते हैं कि भाषा में ज्यादा लाभदायक है, मैं भी मानता हूं, परंतु अन्य विषयों में भी शब्दकोश का प्रयोग किया जा सकता है। अगर विज्ञान है तो विज्ञान में कई शब्द हैं, या अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में अगर आप जो है डिक्शनरी ले रहे हैं, या हिंदी की डिक्शनरी ले रहे हैं, या संस्कृत की डिक्शनरी ले रहे हैं, तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट काम होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है उसको एक क्रम में लगाना। तो ये बच्चों को कई बार नहीं आता है, तो वो जो है उससे क्रम में लगाना कि अगर शब्द दिए गए हैं तो फर्स्ट पेपर में कूट जो होते हैं, जिसको हम कोडिंग कहते हैं, तो पेपर में प्रश्न आ जाते हैं आपके रीजनिंग में, तो उसको किस तरह से जो है आप करेंगे, तो वो जो है आपको इंडेक्स करना आना चाहिए। जैसे इंडिया, इंदर, इंडेंशन, इंक्रीज, इन शब्दों को जो है आप इंडेक्स करके लगाइए, या व्यवस्थित क्रम में, या डिक्शनरी या शब्दकोश क्रम में लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एबीसी के वर्ड हैं उनको उसी क्रम में जो है बढ़ते क्रम में लगाया जाता है, और अगर जो है वो एक जैसे हो जाते हैं तो जो पहले आता है उसे लगाया जाएगा। जैसे हम इंडिया इंक्रीज की बात करें तो दोनों में आई और एन आ गया, तो पहले इंक्रीज लिखा जाएगा फिर इंडिया लिखा जाएगा। तो इसलिए जो है वो उसका व्यवस्थित क्रम, तो उसको शब्दकोश को भी माध्यम के रूप से कक्षा में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके बाद है एटलस। अब जो इसकी एटलस शब्द से आप समझ गए होंगे, एटलस साइकिल की फैक्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो अभी बंद हुई है कुछ समय पहले। तो जो है मैं यहाँ एटलस का मतलब होता है द बुक विच हैज मैप्स, कि वह पुस्तक जिसमें जो है मानचित्रों का समावेश हो। तो ये पुस्तक जो होती, जो एटलस होती है, मानचित्रों का उसमें विश्लेषण किया जाता है, उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में बताया जाता है, तो वो सारी जानकारियां उसमें होती हैं। तो भूगोल विषय में इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है, और जो है सामाजिक विज्ञान में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जो है क्योंकि भूगोल सामाजिक विज्ञान का ये हिस्सा है, परंतु इतिहास में कुछ बताना हो तो वो भी एटलस के माध्यम से, कि जो है प्रथम जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है वो कहाँ हुआ, उसके कौन कौन से क्षेत्र थे, तो एटलस के माध्यम से भी कक्षा में हम उसे पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है ज्ञानकोश। ज्ञानकोश की बात करें तो अंग्रेजी में शब्द है एनसाइक्लोपीडिया, कि किसी विषय से संबंधित उसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, पद हैं, उसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप उसका एनसाइक्लोपीडिया ले सकते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से जो है हम ज्ञानकोश के माध्यम से उस विषय संबंधी तथ्यों को कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो परंतु सभी विषयों को, सभी विषय वस्तु के प्रकरणों को उसके माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु कोई विषय ऐसा है जो उसके माध्यम से अच्छे से पढ़ाया जा सकता है तो निश्चय ही उसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो एनसाइक्लोपीडिया भी हमारे लिए एक माध्यम हो सकता है कि ज्ञानकोश के माध्यम से भी हम कक्षा में प्रस्तुति दे सकते हैं। इसके बाद है पुस्तक। आप सभी जानते हैं, अब पुस्तक को भी यहाँ मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि जो है पुस्तक के अंतर्गत मैंने जो है 4 इसमें जो है लिखे हैं। पहला है टेक्स्ट यानी पाठ्य पुस्तक, दूसरा जो है वो है सप्लीमेंट्री। जो पाठ्य पुस्तक की जब हम बात कर रहे हैं तो पाठ्य के साथ साथ दूसरी चीज हमने लिखा रेफरेंस, संदर्भ पुस्तक, तीसरी चीज कही हमने सप्लीमेंट्री, पूरक पुस्तक, और चौथी सामान्य पुस्तक। तो आप सभी जानते हैं, पाठ्य पुस्तक से आप अवगत होंगे कि 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर विद्यालयों में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। उनको हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं, जिसमें पाठ्य सामग्री समाहित होती है। उस पुस्तक को हम उस कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक कहते हैं। परंतु जब विद्यार्थी को उस पाठ्य पुस्तक के साथ कोई जो है ज्यादा उसका विश्लेषण करना चाहता है, या उसे समझ में नहीं आ रहा उस पाठ्य पुस्तक में से, वो उसका विस्तार चाहता है और उदाहरण देखना चाहता है, तो उसके लिए उसे पूरक पुस्तक की आवश्यकता होती है, जिसे हम सप्लीमेंट्री पुस्तक कहते हैं। पूरक का मतलब कि जैसे जो है आजकल अगर आप बात करें तो जो है इकोनॉमिक्स की, या जो है अंग्रेजी की, या व्याकरण की हिंदी अंग्रेजी में, तो अलग जो है उसकी पूरक पुस्तिकाएं मार्केट में मिलती हैं, या जो है रिफ्रेशर नाम से मिलती हैं, या जो है टुगेदर विद उस शब्द सब्जेक्ट का नाम होता है, टुगेदर विद साइंस, टुगेदर विद मैथ, तो वो सप्लीमेंट करती है। और ऐसे ही जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो उसके लिए अगर हम किसी विषय वस्तु का कोई संदर्भ ले रहे हैं तो संदर्भ ज्ञानकोश से भी लिया जा सकता है, शब्दकोश से भी लिया जा सकता है, या कोई जैसे कि हम कक्षा में हैं और हमें जो है कालिदास का जो है वो नाटक पढ़ाना है, कोई मेघदूत का कोई अंश हमारी पुस्तक में है,
परंतु अगर हम संदर्भ में हमारे पास किसी की कोई टीका है तो हम उस रेफरेंस को भी कक्षा में ले जाकर बच्चों को दिखा सकते हैं कि हमने ऐसे नहीं कहा है, ये वास्तव में पुस्तक है, इसमें उपलब्ध है। ऐसे ही अगर हम जो है कक्षा में गीता के बारे में बताना चाहते हैं तो गीता को अगर हम वहां उपलब्ध कराते हैं तो जो है गीता के कोई 2-4 श्लोक हैं तो वो वहां संदर्भ के रूप में हमारे पास आएगी, उसे हम रेफरेंस बुक कहते हैं। तो रेफरेंस बुक वो उत्कृष्ट या गणमान्य व्यक्तियों की या प्रतिष्ठित व्यक्तियों की या शिक्षाविदों की पुस्तकें हो सकती हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान का जो है अवलंब लेकर अपनी विषय वस्तु को परिमार्जित करते हैं या अपनी विषय वस्तु को परिष्कृत करते हैं या अपनी विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने के लिए सरल करते हैं। तो वो जो है हमारी संदर्भ पुस्तकें होती हैं। सामान्य आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जो है कई सारी जो है पुस्तकें जो है लेखक लिखते हैं, तो जो है जिसमें उपन्यास भी हो सकता है, कहानी भी हो सकता है, कविता संग्रह भी हो सकता है, कोई नाटक भी हो सकता है। तो इस तरह की जो सामान्य पुस्तकें होती हैं वो भी कई बार हमारे लिए कक्षा में पढ़ाने का माध्यम बन जाती हैं, या कोई लेख कहानी उसमें जो ऐसी है जो हमारी कक्षा के विषय वस्तु को ज्यादा स्पष्ट करने में सहायक है तो हम उसका भी प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। तो वो भी जो है हमारे लिए एक जो है सामग्री है जो मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आती है। तो पुस्तकें हुई पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी के द्वारा किसी कक्षा के लिए निर्धारित की गई है। पूरक पुस्तक उसके विस्तार के लिए प्रयोग में लाई जाती है कि उस विषय वस्तु की सारी चीजें उसमें मिले और हर एक चीज को जो है और एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया हो। रेफरेंस बुक्स वो होती हैं जहां जिनको हम मूल ग्रंथ भी कह सकते हैं, जहां से वो विषय वस्तु ली गई है या जहां से हमें उसकी लेखक पर या उसके प्रकाशक पर या उस प्रकाशन हाउस पर हमें जो है विश्वास है, उनको जो है उनकी जो पुस्तकें हैं उनको हम रेफरेंस बुक के अंतर्गत रखते हैं। और सामान्य विषय वस्तु से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उन्हें हम सामान्य पुस्तक के अंतर्गत होती हैं रखी जाती हैं। अभी जो है मैं जानना चाहूंगा आगे यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं, और अगर आगे समय है तो इसको आगे बढ़ाएं। सर हाँ जी, एक विषयेतर थोड़ा सा प्रश्न पूछना था, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? हाँ जी, बहुत अच्छा जो है प्रश्न, बिल्कुल शालिनी जी बहुत अच्छा आपने जो है प्रश्न किया। यहाँ पे अंग्रेजी के 2 शब्द जो हैं उनको प्रयोग में लाते हैं, हम कहते हैं करिकुलम, हम कहते हैं सिलेबस। तो जब हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो पाठ्यचर्या की बात हुई हमारे पास करिकुलम। तो करिकुलम मतलब विस्तृत, जिसमें सहगामी और कक्ष की क्रियाएं दोनों आती हैं। तो इसलिए जहां पे हम पढ़ने पढ़ाने का और साथ ही साथ उसके साथ होने वाली जो गतिविधियां हैं उन सब का वर्गीकरण हम देते हैं, उसको हम पाठ्यचर्या कहते हैं। और जो पाठ्यक्रम है वो उस विषय वस्तु से संबंधित सिलेबस है जो उस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी उसमें 5 इकाइयां हैं या 10 इकाइयां या 10 पाठ हैं, उनमें क्या क्या आ रहा है वो पाठ्यक्रम है। सर पाठ्यचर्या को थोड़ा सा और बता दीजिए, पाठ्यक्रम को समझ में आता है? हाँ बेटा, जब हम पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं तो जैसे अभी कुछ दिन पहले तक हमारा जो सीसीई सिस्टम जो है लगा हुआ था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो उसके अंतर्गत जो आपने ये 10 पाठ या जो आपने पाठ्यक्रम बनाया उस पाठ्यक्रम के साथ सहगामी क्रियाएं भी रखी जाती हैं। जैसे कि अगर हिंदी का पाठ्यक्रम है तो हिंदी या संस्कृत का पाठ्यक्रम है तो उस पाठ्यक्रम में कोई पाठ आया तो उस पाठ के संबंध में हमें जो है कोई नाटक कराना है, या कोई कविता है तो उसके संबंध में कोई कविता पाठ कराना है, या कोई सामाजिक संबंध से कोई पाठ है तो उससे संबंधित हमें उनसे नारे लिखवाने हैं या जो है स्लोगन लिखवाने हैं। तो उसको जो है हम उन गतिविधियों को भी उसके साथ संलग्न करते हैं ताकि अध्यापक को पूरा साल जो है उन सारी चीजों को जो है संपादित करना सरल रहे और विद्यार्थियों तक वो पाठ्यक्रम जो है कक्षागत गतिविधि के साथ साथ कक्षा इतर गतिविधियों के द्वारा भी पहुंचाई जा सके। जी सर, थैंक यू सर। हाँ विश्वनाथ जी, आगे समय है, बढ़े आगे। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ विश्वनाथ बेटा, अभी समय है, मैं आगे से पूरा कर लूं या जो है कल की कक्षा में कल कर लेते हैं गुरुजी, 6:30 हो गए गुरुजी। चलिए ठीक है फिर। हाँ ठीक है गुरुजी, अब आगे की कक्षा हम कल कर लेंगे, है ना गुरुजी? ठीक है फिर। जी जी गुरुजी।
ठीक है गुरुजी, प्रणाम करता हूँ मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गुरुजी, बहुत अच्छे से आपने विषय वस्तु हम लोग के समक्ष रखी, बहुत आनंद आ गया।